गुड मॉर्निंग। क्लास 10th लाइट वाले चैप्टर का 11वां लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े। हमने इस बात पे चर्चा किया कि अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल के करीब आती है, और अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। साथ ही साथ हमने रिफ्रैक्शन से संबंधित दो खूबसूरत नियम पढ़े, जिसमें से पहला नियम हमने ये पढ़ा कि अगर 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 नहीं कि क्या पढ़ा, जो राइट आती है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में स्थित होते हैं, जो हम रिफ्लेक्शन वाले में भी पढ़े थे। तथा दूसरा नियम हमने स्नेल से संबंधित एक बहुत बढ़िया नियम पढ़ा कि द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, और यह बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। सौभाग्यवश अगर फर्स्ट मीडियम एयर हुआ तो सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है, क्योंकि डिवाइडेड बाई 1 हो जाना है। ठीक है, ये बातें हमने कर लिया है। फार्मूला है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1। एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल हमने किया था जिसका आंसर 49 आया था। बीच में मास्टर फंस गया था, कैलकुलेटर का यूज किया था और बाद में आते आते 49 आंसर मिला था। ठीक है, जहां हमने ये बात किया था कि एक लाइट वाटर से ग्लास में एंट्री लेती है 60 डिग्री पे, तो बताइए कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। जहां हमने बहुत सारी चीज़ें सॉल्व किया था और 0.678 का वैल्यू हम निकाल नहीं पा रहे थे, और बाद में कैलकुलेटर ने मैंने बताया कि 49 डिग्री आंसर मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। रिफ्रैक्शन के बहुत सारे यूज होते हैं, बहुत सारे यूज हैं, जिनमें से कुछ बातें हम आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। जैसे तारे टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये कारण इसका सिर्फ रिफ्रैक्शन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि तारे बहुत दूर हैं, बहुत दूर है। कुछ लोग ना जो उसमें गाना गाते हैं चांद तारे, अरे यार चांद तारे, हाँ जमीन की बात नहीं करते, चांद तारों की बात करेंगे। हाँ, आप लोग भी गाते होंगे किसी के लिए, तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर लाऊंगा, वो कर लाऊंगा। अरे यहाँ साला 1 फीट मिट्टी खोदने के लिए कोई कह दे ना खोद पाएंगे, तारे तोड़ लाएंगे। खैर, तो तारे जिसे आप तोड़ने की बात किया करते हैं भाव भाव में, बहुत दूर है, जा ही ना पाओगे, तोड़ोगे कैसे। खैर, तोड़िए, खूब तोड़िए, कम से कम सपना तो देख ही रहे हैं। इतना मेहनत करने की, इतना मेहनत पढ़ाई में लगा दें तो हे भगवान कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो मैं ये बात कर रहा था कि तारे बहुत दूर होते हैं जहां से अर्थ तक। अच्छा, आप ये जानते हैं तारों का अपना स्वयं का प्रकाश है ना। जितने भी स्टार हैं ना, उनका अपना खुद का प्रकाश है। जैसे सन हो गया, सन का अपने पास खुद की लाइट है। और जितने भी ग्रह हैं, प्लैनेट्स, उनके पास अपना कोई भी प्रकाश नहीं है। अर्थ कहाँ से प्रकाशित है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है ना। सनलाइट आती है तो इसमें रोशनी आती है। तारों के पास अपनी खुद की रोशनी है, हर तारों के पास अपने क्षमता अनुसार बढ़िया रोशनी है ना। जैसे सुबह सुबह बढ़िया शुक्र तारा दिखाई देता है, बढ़िया टिमटिमाता हो, सबसे बढ़िया रोशनी होती है ना उसमें, है ना। तारों के पास पर्याप्त लाइट है, वो लाइट आती है हमारे पास तक। अच्छा, कोई चीज़ हमको तब दिखाई देगी जब हमारे पास तक आएगी वो लाइट, तभी तो दिखाई देगी। अब रास्ते में इतने दूर तारे हैं कि तरह तरह के मीडियम मिलते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे मीडियम है जहां सिर्फ गैस ही गैस है, और कुछ ऐसे मीडियम है गैस की डेंसिटी बदल रही है, क्षण क्षण डेंसिटी बदल रही है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है। भाई इतना दूर है कि वहाँ से अर्थ आने में इतने मीडियम पड़ते हैं। कुछ ऐसे अजूबे मीडियम है ना, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहता है। और आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने से लाइट कभी थोड़ा सा मुड़ेगी, कभी ज़्यादा सा मुड़ेगी, कभी दम मुड़ जाएगी, कभी नॉर्मल करीब आ जाएगी, कभी नॉर्मल के दूर चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ड्यू टू वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बीच के मीडियम का, जब तारों से लाइट जमीन पे आने का प्रयास करती है, आती है, तो बीच में जितने भी मीडियम हैं उन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहता है, जिसके कारण तारों की पोजीशन लगातार बदलती दिखाई देती है। टिमटिमाते नहीं हैं, टिमटिमाते नहीं हैं, लगातार उनकी पोजीशन बदलती दिखाई देती है। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ। ऐसे लग रहा कि टिमटिमा रहा है, टिमटिमा नहीं रहा,
उसकी पोजीशन लगातार बदलती दिखाई देती है, और इसको हम कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। खैर, तो तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव, बहुत बढ़िया। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, आप खाली स्थान में भर देंगे ट्विंकलिंग, क्या करोगा बने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं जो अब शायद सिलेबस में है नहीं, जैसे मिरेज, एक बढ़िया चीज़ था मिरेज, मिरेज मिरेज ऑफ डिजर्ट। अक्सर रेगिस्तान में ऐसा होता है, रेगिस्तान है मैंने गर्मी के दिनों में अपने यहाँ भी होता है। अच्छा, आप कभी अनुभव किए हैं, आप जा रहे हैं दूर, ऐसा आपको लग रहा है कि पानी भरा हुआ है, रोड पे ही ऐसा लग रहा है पानी है, पास गए तो कुछ है ही नहीं। अच्छा होता है ना गर्मियों के महीने में अक्सर, जहाँ बढ़िया चपचलाती धूप रहे और आप गाड़ी से जा रहे हैं, थोड़ा ऊंच खाल जहाँ रहेगा ना, ऐसे ढलान टाइप का, वहाँ ज़्यादा दिखाई देता है ऐसा, है ना। दूर से लग रहा है कि पानी भरा हुआ है एकदम बढ़िया, पास गए कुछ है ही नहीं। एक्चुअली होता ये है, ये भी रिफ्रैक्शन का एक बढ़िया एग्जाम्पल है, ये भी रिफ्रैक्शन का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। और हालांकि ये सिलेबस में है नहीं, तो हम इसके बारे में क्यों बात करें। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक बढ़िया बात थी जो अब सिलेबस में रह नहीं गया है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ये बस बात अब हमको करनी है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो हमने आपको बता ही दिया है। बहुत दूर से लाइट आती है, बीच में वेरिएबल मीडियम पड़ता है, जिसके कारण उनकी पोजीशन लगातार बदलती हुई दिखाई देती है, और इसे ही हम टिमटिमाना कहते हैं, ठीक। आज हम प्रदर्शित हुए हैं आपके सामने, प्रदर्शित नहीं, प्रस्तुत हुए हैं आपके सामने लेंस लेके, ठीक है। पैर की नस खिंच गई क्या यार, आई ये कौन सी बात है, खड़े खड़े पैर की नस खिंच गई यार। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, लेंस लेके आते हैं। वही लेंस जो आपके आँखों में लगता है, वही लेंस जो और पता नहीं कहाँ कहाँ लगता है। खैर, क्या करना अपने को। लेंस, अच्छा ग्लास स्लैब नाम की एक चीज़ लेंस से पहले हमको बता लेना चाहिए था, जैसे हम बताया नहीं है। एक प्रैक्टिकल है 10वीं में, हालांकि ग्लास स्लैब का प्रैक्टिकल आप देख लेंगे, अब हम उसकी बात करने नहीं जा रहे हैं। एक ऐसा सरफेस जिस पर लाइट पड़ने के बाद उसको पार कर जाए, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ध्यान से, ध्यान से, मजाक की बात नहीं, 10 मिनट कंसंट्रेट, हंसी मजाक हो गई अब। एक ऐसा सरफेस जिस पे लाइट पड़ने के बाद वापस लौट जाए, उसको कहते थे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और एक ऐसा सरफेस जिस पे लाइट पड़ने के बाद पार हो जाए, उसको कह रहे हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, अब ध्यान से सुनिए। क्या हो अगर हम दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को मिला दें और एक क्लोज मीडियम बना लें। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये, और दोनों को मिला दें, ये क्लोज मीडियम बन गया। ध्यान से सुने, थोड़ा सा इसी बात पे अब हम 1-2 दिन चर्चा करेंगे कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को मिलाकर बनाया गया क्लोज मीडियम। लेंस की डिफिनेशन बोल रहा हूं मैं, और आपसे पूछा जाएगा वाइवा में लेंस क्या है, आप कर दोगे, ऐसा नहीं करना। क्या बताना है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलाकर बना हुआ क्लोज मीडियम। क्लोज मतलब एकदम बीच में क्लोज, है ना। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को मिलाकर बनाया गया क्लोज मीडियम जिसमें एक सरफेस स्फेरिकल हो। एक सरफेस, कम से कम एक सरफेस, दोनों हो जाए अच्छी बात। यह सरफेस स्फेरिकल नहीं है, इस तरह के सरफेस को प्लेन सरफेस बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर हम पढ़ के आए, आपको स्फेरिकल सरफेस याद है कैसा है। फिर से डिफिनेशन बोल रहा हूं, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को मिलाकर बनाया गया क्लोज मीडियम जिसमें कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल हो, दोनों हो जाए अच्छी बात है, उसको लेंस कहते हैं, ठीक है। और अगर 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 दोनों सरफेस स्फेरिकल नहीं हुई तो वो लेंस नहीं, वो स्लैब है।
वो सिंपली ग्लास स्लैब है। और अगर एक भी हो गई तो लेंस है। यद्यपि अपने सिलेबस में 2 ही लेंस हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जिनमें से दोनों सरफेस स्फेरिकल हैं, वो अलग बात है। लेकिन लेंस होने की जो कंडीशन है वो यह है कि कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल हो। जैसे जैसे हम आपके समक्ष तरह तरह के उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि एक सरफेस यह है और एक सरफेस ये है। 2 सरफेस हमने 2 अलग अलग कलर से बनाया है। क्या दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं? हाँ। कैसे पता चलेगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कि नहीं? हमने पेंट नहीं किया है। हाँ, मिरर की खास विशेषता थी, पेंट करे बिना मिरर नहीं हो सकता। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना है तो पेंट करना है, तो पेंट तो हमने किया नहीं कहीं, इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। बोलो भाई, पहला कंडीशन, क्या ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है? यस। यार सरफेस 2 प्रकार की होती है, या कि रिफ्लेक्टिंग या कि रिफ्रैक्टिंग। पेंट है नहीं तो रिफ्रैक्टिंग, पेंट होता तो रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, बोलो क्या यह रिफ्रैक्टिंग सरफेस है? यस। क्या यह क्लोज मीडियम है? हाँ, दोनों बना के क्लोज कर दिया ना, क्लोज है। क्या दोनों सरफेस स्फेरिकल है? नहीं, एक भी नहीं है। दोनों की बात छोड़ो, नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है। दोनों सरफेस स्फेरिकल, एक कब नहीं है, दोनों की बात छोड़ो, नहीं है ना। ठीक है, तो क्या यह लेंस है? नहीं, क्योंकि लेंस होने के लिए जो जरूरी बात थी वो थी कि कम से कम एक सरफेस। यह लेंस नहीं है, यह लेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरफेस स्फेरिकल नहीं है। चले, ठीक है भाई, नहीं है। क्या दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग हैं? क्या दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग हैं? हाँ, क्योंकि हमने पेंट नहीं किया। क्या यह क्लोज मीडियम है? हाँ, हमने क्लोज किया। क्या यह लेंस है? हाँ, यह लेंस है। यद्यपि एक सरफेस अभी भी प्लेन है, पर एक सरफेस कर्व है, एक सरफेस कर्व है, एक सरफेस स्फेरिकल है। और लेंस होने के लिए जो जरूरी कंडीशन है वो यही है कि कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए। एटलीस्ट 1 सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल। ठीक है, यह लेंस है, यह लेंस है। कौन सा लेंस है ये अभी मुद्दा नहीं है। अभी यह मुद्दा है कि लेंस है कि नहीं। ठीक है, बोलो क्या दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग है? हाँ। क्या यह क्लोज मीडियम है? हाँ। तो क्या यह लेंस है? हाँ, स्फेरिकल सरफेस है। क्या नाम है पता नहीं, देख लेंगे बाद में, लेकिन लेंस है। बोलो क्या दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग है? हाँ। क्या यह क्लोज है? हाँ। क्या यह लेंस है? हाँ। कितनी सरफेस इसमें स्फेरिकल है? दोनों हैं। यार अभी तो आप कह रहे थे एक सरफेस स्फेरिकल होनी चाहिए। नहीं, हमने ये कहा था कि कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होनी चाहिए। दोनों हो जाए अच्छी बात है, और ये अच्छी बात है कि दोनों सरफेस स्फेरिकल हैं। यह लेंस है, भरपूर लेंस है, कट्टर लेंस है। आगे आगे आगे, जैसे एक कट्टर हिंदू होता है ना, मैं जातिवाद में नहीं फैला रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, धोखे से निकल गया। आप कहेंगे धर्म, धर्म के ऊपर आ रहा है ये आदमी, कैसा आदमी है?
इसको देखें, ये भी लेंस है। हाँ, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है। यद्यपि अपने 10th स्टैंडर्ड में अपने को सिर्फ इन्हीं दोनों लेंसों के बारे में पढ़ना है, जिसे इसको कहते हैं डबल 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 कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस। यद्यपि डबल भी कोई नहीं बोलता, जनरली कॉन्वेक्स लेंस आदमी कहता है, पर क्योंकि दोनों सरफेस स्फेरिकल है इसलिए इसको हम डबल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और इसका नाम है डबल कॉनकेव लेंस। फिर वही कॉनकेव लेंस, सिंपली कॉनकेव लेंस बोलते हैं। इनके नाम पे कहे जा रहे हैं, ये प्लेनो कॉनकेव है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, इसमें कोई मतलब है नहीं। ठीक है, मुँह काहे बना रहे हो? ठीक है, तो लेंस आप समझ गए हैं, लेंस आप समझ गए हैं। ये बाद में आप लिखेंगे, पहले डिफिनीशन क्लियर कर लें क्या? पहले डिफिनीशन क्लियर कर लेंगे। मैं यहां लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं। अ क्लोज मीडियम, अ क्लोज मीडियम मेड अप बाय two refracting surfaces in which अच्छा, सरफेस के स्थान पर अगर हम मीडियम लिख दें तो चलेगा क्या? चलो कोई बात नहीं, दिखा रहने देते हैं। इन विच वन सरफेस मस्ट बी spherical, one surface must be spherical is called lens। एक ऐसा क्लोज मीडियम जो दो रिफ्रैक्टिव सरफेस से रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से एक सरफेस कम से कम स्फेरिकल जरूर होना चाहिए, उसको हम कहते हैं लेंस। ठीक है भाई, हमने लेंस के बारे में जान लिया है। अगर हम इन दोनों लेंस को बना के आगे का काम शुरू करें, बीच में जो लाइन आती है उसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस, और इधर जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। पहचान कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्सिस। चलो इसके बारे में हटाओ, कोई ज़रूरत है नहीं, तो बिना मतलब को टर्म याद करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ बीच में जो होता है ना उसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये याद रखेंगे जरूर, क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर। क्योंकि दो सरफेस है इसलिए दो फोकस होगा। इस वाले सरफेस का इधर कहीं फोकस होगा और आगे डबल फोकस भी होगा, जिसे आप सेंटर कहते थे, पर यहाँ हम सेंटर नाम नहीं लेंगे। और इधर F1 होगा तो इधर कहीं 2F1 भी होगा। 2F1 मतलब फीलिंग सेंटर वाली ही है, बस लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि रेडियस जो होता 2F के बराबर होता था, लेकिन यहाँ हमको रेडियस नहीं लेना है, क्योंकि रेडियस होता था एक स्फीयर का, यहाँ स्फीयर तो है नहीं कुछ, है ना। तो ये चीज़ हो गई। सेम ऐसे अगर 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 ये कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। और अगर हम कॉनकेव लेंस बनाएं तो ये है अपनी एक्सिस, ये है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर। इधर कहीं बनेगा F2 2F2 और इधर कहीं क्या F1 और 2F1। ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। मैं इसलिए ये बता रहा था कि आगे हम लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, और वही सारे लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन जो हम मिरर में पढ़े थे, बल्कि यहाँ ज़्यादा आसान है उसकी अपेक्षा, कि वहाँ तो हम 4 नियम पढ़े थे, 4 में से कोई भी 2 नियम लगा रहे थे, यहाँ 2 में काम हो जाएगा। ठीक है, पर आप लेंस पढ़ रहे हैं तो लेंस से संबंधित ये चीज़ें आपको ज़रूर जानना चाहिए कि बीच में ऑप्टिकल सेंटर होता है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फोकस
और वही सेंटर वाली फीलिंग जो है वो अभी भी है, उसी तरह है, फोकस और डबल फोकस का नाम लेके। ठीक है, ठीक है। मेरे हिसाब से लेंस के बारे में सारी जानकारियाँ आपको मिली होंगी अच्छे से। एक बार हम अगर रिवाइंड करें कि लेंस होता क्या है, तो हम फिर से वही कह रहे थे कि दो से अधिक नहीं, सिर्फ दो सरफेस को मिलाकर बनाया गया क्लोज मीडियम, जिसमें एक सरफेस स्फेरिकल हो, उसको हम लेंस कहते हैं। और लेंस दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। फिलहाल अभी के लिए पहचान क्या है? पहचान क्या है? ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पे पतला है, बीच में मोटा और किनारों पे पतला है, उसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं। और बीच में पतला और किनारों पे मोटा है, उसको हम कॉनकेव कहते हैं। छू के भी आप जान सकते हैं। अगर कभी लेंस आपको लेबोरेटरी में मिला तो आप पकड़ के जान जाएंगे। किनारे किनारे मोटा दिखेगा तो आप जान जाएंगे, ये मतलब पकड़ेंगे ना तो पता, भाई इतना बड़ा लेंस है, आप पकड़ेंगे उसको तो किनारे किनारे मोटा दिखेगा, बीच में पतला लगेगा, है, पकड़ के तो जान ही जाएंगे। तो अगर किनारे किनारे मोटा है, बीच में पतला है, तो आप कह सकते हैं वो कॉनकेव है। कह नहीं सकते, कहेंगे ही। और अगर बीच में मोटा है, किनारे किनारे पतला है, तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम है, मैं जाते जाते आपको बता दूं, इसे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ये हम आगे पढ़ेंगे क्यों कहते हैं कन्वर्जिंग, और कॉनकेव को कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। पर लेंस की पहचान के लिए आपको जरूर हमने बता दिया है लेबोरेटरी में। अगर मान लीजिए वाइवा में कोई आपसे पूछे, बताओ दो लेंस आपके सामने रख दिया, बोलो ये कौन सा कॉनकेव कौन सा कॉन्वेक्स, कैसे पता करोगे? छू के। बीच में मोटा किनारों में पतला तो कॉन्वेक्स, बीच में पतला किनारों में मोटा तो कॉनकेव। ठीक है, हम लौटेंगे लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन के साथ अगले लेक्चर में। तब तक देखते रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। थैंक यू।